नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक खास बहस को लेकर हम हाजिर हुए हैं, तलाक पर टकराव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से दो हाथ करने के लिए तैयार है। तलाक सलासा और यकसा सिविल कोड पर बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। बोर्ड ने इस हवाले से लॉ कमीशन के सवालनामे को हुकूमत की बदनीयती और जानिबदारी का बदतरीन नमूना करार दिया है और दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। उधर वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर बोर्ड लॉ कमीशन की मुखालफत करना चाहता है तो करे, लेकिन अपनी राय दूसरों पर ना थोपे। पेश है रिपोर्ट। तलाक़ सलासा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टकराव शिद्दत अख्तियार करती मालूम हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में दस्तखती मुहिम छेड़ दी है। बोर्ड के रुकन खालिद रशीद फिरंगी महली ने लखनऊ में मुहिम का आगाज करते हुए मुसलमानों से शरीयत की हिफाजत के लिए आगे आने की अपील की। हम लोगों ने आज यहाँ दारुल उलूम फिरंगी महल लखनऊ से बाद नमाज जुमा इस दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है और इसमें 2 पॉइंट रखे गए हैं। एक तो ये है कि हमें अपनी शरीयत में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी काबिल कबूल नहीं है, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड हरगिज़ नहीं चाहिए। इस पर सिग्नेचर करा के, और आप लोगों ने ख़ुद देखा कि इसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम ख़वातीन औरतें जमा हुई हैं। तो जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में इस मुल्क में मुस्लिम औरतें अपनी शरीयत में तब्दीली चाहती हैं, हम ये समझते हैं कि इस सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने इस मामले पर बोर्ड के मौक़िफ़ को आमराना करार दिया। नायडू ने कहा कि 3 तलाक ख्वातीन से जुड़ा मसला है और इसमें वजीर आजम का नाम घसीटने की क्या जरूरत थी। नायडू के मुताबिक लोग ख्वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले पर सियासत न करें। सारी देश में ट्रिपल तलाक के बारे में चर्चा होना चाहिए। जो लॉ कमीशन ने चर्चा के संदर्भ में उन्होंने कुछ क्वेश्चनर टाइप या इश्यूज रेज किया, उसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग ट्रिपल तलाक को कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ रहे। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1949 में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में देश कॉमन सिविल कोड के ओर जाना चाहिए ऐसा बताया, सबने एडवोकेट किया है। फिर भी जल्दबाजी में सरकार कुछ करना नहीं चाहते। और कॉमन सिविल कोड माने एक मजहब का, एक रिलीजन का सिविल कोड नहीं है। देश भर में जो कॉन्सेंसस बनेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। मगर आज जो इश्यू है वो इश्यू ये है, जैसा मैंने कहा, डिग्निटी ऑफ वुमन और किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और जेंडर जस्टिस होना चाहिए। जेंडर जस्टिस, डिग्निटी ऑफ वुमन, नो डिस्क्रिमिनेशन। इश्यू इतना ही है। इसमें राजनीति को लाना, इसमें वहां सीमा के संदर्भ में सरकार क्या कर रहे है उसके बारे में व्याख्या करना, जैसा पॉलिटिकल पार्टी से व्याख्या करते, और प्रधानमंत्री का नाम लाना। ये लोकतंत्र में इतना भारी बहुमत से प्रधानमंत्री को चुना है देशवासियों ने। इज द मोस्ट स्टेबल लीडर एंड इज प्रोवाइडिंग ए स्टेबल गवर्नमेंट एंड ही गॉट ए पॉपुलर मैंडेट। आप उनको क्वेश्चन कर रहे, प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे और कोई डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहे। आप कह रहे आप ही इसको रिपोजिटरी है, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप है। शरई मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत बोर्ड को कबूल नहीं और इसके खिलाफ इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। ख्याल रहे कि लॉ कमीशन ने गुज़श्ता दिनों सवालनामा जारी किया है। इस सवालनामे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात हैं। इन सवालों को कोई भी शहरी कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद उन्हें पुर कर 45 दिनों के अंदर कमीशन को रवाना कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि मरकज़ ने तलाक़ सलासा और सिविल कोड का मामला महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल की जानिब से तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर किया है।
Common Civil Code under Article 44 is the directive principle. Now there are many directive principles in the Constitution which the present government is conveniently forgetting. One is Article 39C, which says that the wealth should not be with few people. You see that there are at least 30-40 industrialists who are owing our respective public sector banks more than 20,000 minimum crores. Secondly, why oppose Uniform Civil Code? Second point is Article 39F. Directive principle says no child labor. You amend law by saying that children can work in family business. Third, directive principle also talks about complete imposition of prohibition of alcohol. You don't want to impose it. There is a data which says that more than 1 lakh of people die in India by consuming alcohol. Fourth, Hindu undivided family tax rebates are given to the worth of crores from 1952. Muslims are not being given. Why? Doesn't that contravenes the fundamental right to equality, right to religion? And in our constitution, we have given special protection to Nagaland and Mizoram for protection of the cultural rights. What about that? Do you want to take it away? So this is nothing but a convenient device for a government to remove the Indian people's and especially youth's attention from jobs, from price rise, from reviving economy, from industrial output which is negative now, to bring it in such a way that to polarize the whole atmosphere. और शाइस्ता अंबर ने पर्सनल लॉ बोर्ड की दस्तखती मुहिम को गलत करार दिया है। इन्होंने बोर्ड पर हकीकत से नजरें चुराने का इल्जाम लगाया है। आप चुरा रही हैं और मजबूर होकर के औरतें कोर्ट गई हैं और लॉ कमीशन अगर उनसे सवाल पूछ रहा है, उनसे सुझाव मांग रहा है, आपको नहीं देना मत दे, लेकिन आप हम औरतों को इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो कोर्ट क्यों गए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। हम कहते हैं कि आप एक बार मीटिंग कर लें और या अखबार में एक बार आप सिर्फ इश्तेहार दे दें। जैसे इन्हीं ने फॉर्म कैंपेनिंग के लिए फॉर्म लाया है, ये फॉर्म ही सरासर गलत है, ये फॉर्म ही गलत है। फॉर्म में अगर ये लिखें कि क्या हमारे हिंदुस्तान की औरतों को SMS, इंटरनेट, व्हाट्सएप मैसेज पे तलाक कबूल है, या हमारी औरतों को, हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को गुस्से में दी गई 3 बार तलाक को 1 तलाक मानेंगी, तब देखिए कितने आते हैं कंपेनिंग। आप अपने तरीके से पॉइंट लेंगे, आप औरतों के मसाइल को लेकर के पॉइंट लाएं। और दूसरे ये कि मैं कहती हूँ कि जिस तरह से ये कैंपेनिंग की है, इसी तरह अखबार में एक इश्तेहार दे दें कि हिंदुस्तान में जितनी भी औरतों के तलाक हुए हैं, चाहे वो जायज तरीके से चाहे नाजायज तरीके से जो तलाक मान लिए गए हैं, वो सारी औरतें अपने बाप या अपने भाई या ऐसे ही अनाथ है, यतीम है, वो आ जाएं इस पते पर, जिस पते पर ये कैंपेनिंग के लेटर का पता दिया है ना, इस पते पर वो औरतें के लिए लेटर मांग ले कि तलाकशुदा औरतें अपनी शिकायत इस पते पर दर्ज कराए। इतने लेटर आएंगे शिकायतों के और इतनी औरतें आएंगी कि पर्सनल लॉ बोर्ड बैठने की जगह नहीं पाएगा। बहरहाल तलाक पर टकराव ये एक ऐसा मुद्दा जो बिल्कुल मीडिया में गर्म है और इसी पर पूरी तवज्जो मरकूज है। मसाइल बहुत हैं मुल्क में, लेकिन क्या बात है कि मुसलमानों के मसाइल पर ही इस वक्त सरकार की तवज्जो है। जी हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत से दो हाथ करने के लिए तैयार है और तलाक सलासा और यकसा सिविल कोड पर बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। बोर्ड ने इस हवाले से लॉ कमीशन के सवालनामे को हुकूमत की बदनीयती और जानिबदारी का बदतरीन नमूना करार दिया है और दस्तखती मुहिम शुरू की गई है। वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर बोर्ड लॉ कमीशन की मुखालफत करना चाहता है तो करे, लेकिन अपनी राय दूसरों पर ना थोपें। जब से यह मुद्दा शुरू हुआ है, एक चीज देखने को मिली है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस मामले पर सरकार की इस तवज्जो पर तमाम मकतब फ़िक्र और तमाम मसाइल जो अलग अलग मुख्तलिफ मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम मुत्तहिद हो चुके हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, मजलिस मुस्लिम मशावरत हो, मिल्ली काउंसिल हो, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हो, तमाम मसालिक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया, ये तमाम शामिल है। ये मुत्तहिद होकर ये तमाम
मुत्तहिद हैं इस मामले को लेकर। आइए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव, तर्जुमान बीजेपी, और शहजाद पूनावाला, कांग्रेस लीडर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर कोई चीज़ कहती है तो वो ये कह रही है कि हम कुरान और हदीस के हवाले से बात करते हैं। ये मुस्लिम बोर्ड का थोपा हुआ या बोर्ड की तरफ से तैयार किया हुआ मामला नहीं है। फिर सरकार इस चीज़ को क्यों मुद्दा बना रही है, जबकि मरकज़ी वज़ीर ने, आपके जो मिनिस्टर हैं कानून के, उन्होंने कहा था कि हम सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे तब इस तरह का कानून बनेगा। क्या कहेंगे आप? सवाल किससे है आपका? हरीश चंद्र जी, आप ही से, हरीश चंद्र जी। देखिए, ये पूरा का पूरा मसला महिला उत्पीड़न को लेकर के है जी। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये बात कह रहा है कि कुरान और हदीस और शरीयत, इसके आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी जो वकालत करता है, कहीं कुरान और, जो मेरी जानकारी में आया है, कुरान और शरीयत में कि ये कभी नहीं लिखा है कि वो आप तीन बार तलाक कर करके तलाक दे दें। वो अगर शराब पी करके पति आया है, कहाँ ये लिखा है कि शराब पी करके कोई व्यक्ति किसी को तलाक कह दे, उसका तलाक हो गया। ये महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसा कि आदरणीय वेंकैया नायडू ने कहा, उसको खिलाफत करता है, खिलाफत करे, उसको स्वतंत्रता है उसको खिलाफत करने की। लेकिन ये जो एक जो सियासत की जा रही है, इसको लेकर के सियासत गलत है जी। लेकिन महिलाओं को भी हक है इस बात का, बिल्कुल, कि उनके भी जीने का अधिकार है, उनको भी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। ये जो तरीका है, इस पे अनेक मुस्लिम समाज से ही श्रीवास्तव जी एक एक्ट आपके पास पहले से मौजूद है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, ये भी तो एक तरह से वुमेन्स को सपोर्ट करता है। इसके तहत भी तो वुमेन्स जा सकती हैं। फिर इस पर एक अलग से कानून बनाने की जरूरत क्या थी? और अगर आप आज के ही समाचार पत्रों को उठा करके देखें तो मुस्लिम समाज से ही अनेक महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है कि ये जो तरीका है तलाक का, ये गलत है। इसके अलावा अनेक मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने, जिनके यहाँ ये लागू नहीं है। आप ईरान को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, जहाँ ये तलाक की इन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया है इस तौर तरीके पे। तो ये जो लोग अपने को ठेकेदार बनते हैं एक जमात का, और एक ठेकेदार पे अपनी ठेकेदारी के माध्यम से इतनी बड़ी जमात का महिलाओं का उत्पीड़न को सपोर्ट करते हैं, ये बात इनको अपने में मंथन चिंतन करना चाहिए। और हर बात पे सियासत करने के बजाय जो सवालात हैं उनको हल करने की दिशा में आज इस समाज को सोचना चाहिए कि जिस वर्ग की बहुत सारी महिलाएं इस उत्पीड़न के शिकार होती हैं, आए दिन इस तरह के मसले इन समाज के खड़े होते हैं। और अब उस मुस्लिम समाज के लोगों में, इस वर्ग के भी लोगों में शिक्षा के माध्यम से जागृति आ रही है, तो वो लोग भी अपनी आपत्तियां समाज में भी दर्ज करती हैं और बाहर भी बातें आती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ शहजाद पूनावाला, कांग्रेस लीडर भी हैं। शहजाद पूनावाला, जिस तरह से सरकार कह रही है कि आप अपनी पर्सनल व्यूज को न थोपें, खवातीन का अपना हक है हर चीज को लेकर के, लॉ कमीशन ने जो सवालनामा तैयार किया है उसकी मुखालफत हो रही है, और आपने मेहमान को सुना, श्रीवास्तव जी को भी, क्या कहेंगे आप? तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि श्रीवास्तव जी मेरी भी बात को सुने और बीच में टोके नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत होती है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के प्रति हम लोगों को, उनके अधिकारों के प्रति हम लोगों को काम करना चाहिए, और इस्लाम को किसी की भी सिखामन की जरूरत नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जिसमें कि पहली इस्लाम को अपनाने वाली एक औरत थी और बीबी खदीजा थी, और इस्लाम वो धर्म है जिसमें कि पहले दिन से तलाक महिलाओं को भी हक हासिल था, जबकि कई और धर्मों में तो 70 और 80 के दशक में वो हक महिलाओं को मिला।
तो पहले तो ये दूसरे लोगों को ना सिखाए और खासकर इस्लाम के लोगों को, मुसलमानों को ना सिखाए, क्योंकि मुसलमान और इस्लाम जो है बड़ा प्रोग्रेसिव और आधुनिक सोच रखने वाला मजहब है। जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो मैं आपको एक बात बता दूं जिलानी साहब कि ये तलाक वाले किस्से में तो सिर्फ 4 लाख मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न या जो भी आप कह सकते हो रहा है, जबकि जो बिना डिवोर्स किए जो महिलाएं, हिंदू महिलाएं हैं, उनकी संख्या है तकरीबन 180 लाख। 180 लाख हिंदू महिलाओं की चिंता इनको क्यों नहीं हो रही है, जरा वो भी तो सोचे। उसमें तो प्रधानमंत्री की बीवी भी है जिनको बिना तलाक दिए प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 2011 का सेंसस है जिसमें पाया गया है कि 120 लाख बच्चियां 10 साल की उम्र के नीचे उनकी शादियां करा दी गई है। ये इतना बड़ा जुर्म है और उसमें 84% जो है हिंदू बच्चियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये ठेकेदारी लेकर रखे हैं महिलाओं की, तो पहले तो वो लोग इन चीजों को सॉल्व करना शुरू कर दे और दूसरे लोगों को मजहब पे उंगली ना दिखाए। हमें ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, मतलब तलाकुल बिद्दत पे क्या पोजीशन है कुरान की और उसको 22 मुल्कों ने पाबंदी लगा दी है, ये सारी चीजें हम लोगों के पास, हम लोगों को जानकारी है। पहले भी कोर्ट में इस पे फैसला हो चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और कोर्ट अगर उसमें कोई राय रखती है इस्लामिक क्लेरिक्स को साथ में लेते हुए, मौलानाओं को और आलिम दीनों को साथ में लेते हुए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। पर ट्रिपल तलाक के जरिए जो ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाह रहे हैं और इस देश में हमारे पर्सनल लॉ के अधिकार को खत्म करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई तमाम तबके के लोग हैं, क्योंकि सभी को अपना पर्सनल लॉ आर्टिकल 25 के तहत बहुत प्यारा है और कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल के चलते आप एक बुनियादी अधिकार को छीन नहीं सकते। और अगर ये देखो, एक बात तो ये लोग हिंदू राष्ट्र की करते हैं, एक बात तो गौ के नाम पे कानून बनाने की, धर्म के आधार पे कानून बनाने की करते हैं, और ये लोग हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएंगे। क्या ऐसे दो मुहिए लोगों का के नियत पर सवाल निशान और शक नहीं होगा? तो ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग के मामले को अलग रखिए, वो हमारी कौम अपने इंटरनल रिफॉर्म से उसको सुलझा लेगी, पर इस मामले में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की जो ये हरकत कर रहे हैं, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी श्रीवास्तव जी, सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है। जो कानून पहले से वुमेन्स की प्रोटेक्शन के लिए है उसको तो लागू किया नहीं जाता, फिर अब ये कानून लाया जा रहा है, आप ही की नीयत पर अब सवाल हो रहा है, क्या कहेंगे? किनारे खड़ा कर दिया, जिनको जनता ने नकार दिया, आज वो कोई न कोई एक मौका खोजते हैं कि आवाम को दिग्भ्रमित करने का। जिनके पास कोई न वसूल है, न काम करने का कोई तौर तरीका है, और हर बात को वो कहीं न कहीं उसको किसी प्रतीक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉमन सिविल कोड एक अलग मसला है और ये तलाक का मसला अलग है। हर चीज़ को आप जो जोड़ दें कि साहब कॉमन सिविल कोड, भाई कॉमन सिविल कोड अलग एक मसला है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मांग करते हैं, एक देश में रहते हैं, एक कानून के तहत गवर्न होते हैं, सबको समान अवसर है, रोजगार का, नौकरी का, शिक्षा का, दीक्षा का, तो उस पे भी चर्चा एक अलग मांग होती रहती है। ठीक है, कॉमन सिविल कोड अलग मसला है, तलाक को लेकर इस वक्त बहस जारी है। हमारे साथ दो मेहमान, चंद्र श्रीवास्तव जी और शहजाद पूनावाला, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से हमारे पास मेहमान सामने हैं। हम वक्त एक ब्रेक लेंगे और इस पर जिस तरह के कानूनी पहलू है, किस तरह का टकराव है, इस पर बात करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। तलाक पर टकराव, नाज़रीन आप देख रहे हैं आज एक और बहस, क्योंकि अब यहां से टकराव बढ़ रहा है तलाक को लेकर। हमारे साथ मेहमान हैं शहजाद पूनावाला, लीडर कांग्रेस, और हरीश चंद्र श्रीवास्तव, तर्जुमान बीजेपी। शहजाद, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया 25 दफ़ा 25, फिर एक तरफ है दफ़ा 44, यहाँ टकराव नहीं लगता? एक तरफ जो है दफ़ा 44 के तहत जो है यकसा सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की जा रही है और दफ़ा 25 के तहत आज़ादी है मुसलमानों को अपने मजहब पर पूरी तरह से कायम रहने की। क्या जी टकराव नहीं लग रहा है शहजाद?
सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जब बुनियादी अधिकार मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 की बात होती है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे आर्टिकल 39 से लेकर आगे तक की बात होती है, तो उनके बीच में अगर टकराव हो तो बुनियादी अधिकार का ज्यादा वजन है, ज्यादा तवज्जो है, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का। ये मिनर्वा मिल्स केस के अंदर 80 के दशक में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए किसी के भी बुनियादी हक को छीना जा सके, पहली बात। दूसरी बात, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डाला था और बाबा साहेब आम्बेडकर तब जिंदा थे और वो हिंदू रिफॉर्म लॉ कर रहे थे, तो उसकी सबसे ज्यादा मुखालफत हिंदू संगठनों ने, जिसमें आरएसएस शामिल थी, जनसंघ शामिल था, गोलवालकर शामिल थे, उन्होंने की। और आज भी गोलवालकर की किताबें हैं जिसमें वो कहते हैं पर्सनल लॉ को छू नहीं सकते ये, और यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी आ नहीं सकता। तो पहले तो इन्होंने खुद ने मुखालफत की और मैं इनको एक चुनौती देता हूं, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, शहजाद पूनावाला उसका ड्राफ्ट बना के देगा। इनसे कहिए कि गौ के नाम पे जो धार्मिक तमाम कानून है उनको वापस लेने के लिए पहले कहिए इनसे कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डाला हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में उसको वापस ले। इनसे कहिए जो दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन को रिजर्वेशन से महरूम रखा जाता है और सिर्फ हिंदू दलितों को दिया जाता है उसको बदल दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो सारी चीजों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। मुसलमान को जो घर नहीं मिलता रहने के लिए और उसके साथ भेदभाव होता है उसमें भी सिविल कोड यूनिफॉर्म होना चाहिए। और क्या इस देश में आपराधिक कानून यूनिफॉर्म नहीं है? अगर वो बीजेपी वाले कत्ल करेंगे और मैं कत्ल करूंगा तो दोनों को सेम पनिशमेंट होगी। क्या ये कानून समान नहीं है? तो ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल। हमारे धर्मों के हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, शहजाद का एक ही सवाल ये है कि आप मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देंगे लेकिन मजहब में मदाखलत करेंगे, मजहब में इंटरफेयर करेंगे। जो शहजाद पूनावाला हैं, ये मैंने बताया ना कि कांग्रेस बहुत हताशा निराशा में है। नहीं, यहाँ पर कांग्रेस पे बहस नहीं हो रही है, यहाँ पर बीजेपी पर बहस नहीं हो रही है श्रीवास्तव जी। यहाँ पर आप दोनों तरफ से पक्ष रखे जा रहे हैं। शहजाद एक तरफ से पक्ष है, आप रख रही है। कांग्रेस और बीजेपी की बात मत करिए। और अनर्गल ये केवल झूठ के सहारे आधी शताब्दी तक हिंदुस्तान के मुल्क पे सियासत करते रहे। दुनिया जान चुकी, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी इनके सच को। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, इनकी बातों में का कोई आधार नहीं, तथ्यहीन बातें हैं। न कोई तथ्य है ना आधार है। जो सवालात हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर सवालात, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, उससे ध्यान बटाने के लिए ये तरह तरह के फर्जी सवालात कर रहे हैं। इनको कुछ मालूम नहीं है तो इस तरह की ये बातें कह रहे हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होनी चाहिए, व्यापक बहस होनी चाहिए। और जो कोई कानून बनता है तो वो सबकी सहमति से, सर्वसम्मत से पास होता है, तब कानून बनता है। कानून एक व्यक्ति नहीं बना देता, कानून एक पार्टी नहीं बना देती। तो इस तरह की बातें जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं वो केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो टेलीविजन पर खुलेआम कह रहे हैं श्रीवास्तव जी, नेशनल चैनल पर वो खुलेआम आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर वो फर्जी है, ऐसा कुछ गलत कह रहे हैं तो उनको जवाब भी मिलेगा। आप उनके इन सवालों का जवाब दीजिए। ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक संगठन है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक संगठन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लेकिन अगर वो कहता है कि शरीयत और कुरान की उसके पास कॉपीराइट है, तो ऐसा कतई नहीं है कि वो जो कह दे वही कुरान है, जो वो कह दे वही शरीयत है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान है, कासिम रसूल इलियास साहब है, मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। और कासिम रसूल इलियास साहब, लॉ कमीशन ने आपसे सुझाव मांगा है और आप मुहिम चला रहे हैं, वजह क्या है मुहिम चलाने की? नहीं, हम कोई मुहिम नहीं चला रहे हैं। हमने सिर्फ मुसलमानों से और तमाम मुल्क के लोगों से अपील की है कि लॉ कमीशन के इस सवालनामे को वो रिजेक्ट करें। इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा देश जो है वो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जबानों का और विभिन्न सभ्यताओं का देश है। यहाँ किसी एक धर्म की तालीमात को, किसी एक सभ्यता को जो है सब पर थोपा नहीं जा सकता है। और हमारे देश के संविधान ने आर्टिकल 25 और 26 के अंदर सब लोगों को अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी दी है। उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो एक ऐसे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना हिमाकत की बात है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो कंपलसरी नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है कानून के जरिए से, अदालत के जरिए से। ऐसे बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। अभी सरकार को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। पूरे देश के अंदर उसी
डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी कहा गया है कि पूरे देश के अंदर जो है शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश में जो है बंधुआ मजदूरी खत्म होनी चाहिए, पूरे देश में जो है औरतों के साथ जुल्म ज्यादती खत्म होनी चाहिए, और बहुत सारी बातें उसमें कही गई। उन सब चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। और दूसरी बात यह कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त में सेंटर के अंदर, उसके तो एजेंडे में शामिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जाहिर बात है कि वो आज देश के सामने बड़े बड़ी जटिल समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और ये सरकार तकरीबन हर फ्रंट पर नाकाम हो चुकी है 2.5 साल के अंदर। तो लोगों के ध्यान बटाने के लिए एक कंट्रोवर्शियल इशू को उठाकर सामने लाई है। तो हम समझते हैं कि हमने बहुत क्लियर, और फिर ये जो सवालनामा पेश किया गया है ये बड़ा पेचीदा, बड़ा गुंजला, बड़ा मिसलीडिंग सवालनामा है, और एक खास पर्टिकुलर तबके को टारगेट किया गया। अगर आप पूरा सवालनामा पढ़ेंगे 16 सवाल में 1-2 सवाल को छोड़ के बाकी सब सवालों का टारगेट जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को है। तो जाहिर बात है कि ये इंटेंशन बहुत क्लियर है, वाज़ेह है, और इस वजह से हमने सिर्फ मुसलमानों से नहीं सबसे अपील की है कि उसको रिजेक्ट करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 371A और 371G में हमारे मुल्क में नागाओं को और मीजों को ये अश्योरेंस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अश्योरेंस दिया गया है कि हमारे देश का कोई कानून, पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मीजो और नागा के कानून को सुपरसीड करेगा, मीजो और नागा के जो कस्टमरी लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, उनको सुपरसीड करेगा। तो इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अश्योरेंसेज हैं उन सबको फैलाने की कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से। जी, आपका परफॉर्मा कैसा है? आप किस तरह की जो है मुखालफत करना चाहते हैं? आपकी तरफ से क्या बातें रखी गई है इसके खिलाफ? नहीं, हमारी मुखालफत सिर्फ इतनी सी है कि हमने लोगों से कहा कि ये इस एक्सरसाइज के अंदर मुलविस होने की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो राय मांगी जा रही है, हमारा 1 पॉइंट राय है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर वो जो 16 सवाल है, वो 16 सवाल है, इसका जवाब ही ना दिया जाए, आपका मतलब ये है? जी बिल्कुल, हमारी अपील ये है कि उसका कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आप जब लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या चीज शामिल करनी चाहिए, क्या चीज शामिल नहीं करनी चाहिए, इसमें कौन सी चीज लानी चाहिए, कौन सी, ये जब हमको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसमें बाकी किसी सवाल का जवाब देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी बिल्कुल, कासिम साहब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी है साथ में जुड़े हुए। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिस तरह से कासिम रसूल इलियास कह रहे हैं कि जो सवाल किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उलझाने वाले हैं और भटकाने की कोशिश की जा रही है इस्लाम से। श्रीवास्तव जी देखिए, जिलानी साहब जी, जो लोग अपने को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, जो इस ठेकेदारी के माध्यम से सियासत कर रहे हैं, वो लोग इस तरह की राय रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में भी ये तमाम पढ़े लिखे लोग हैं और वो ये बेहतर समझते हैं कि उनका हित किस में है, वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, और चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, सबको ये अब ये समाज शिक्षित हो रहा है और तमाम लोगों में काफ़ी शिक्षा आगे बढ़ी है, तो उनको भी देश दुनिया के बारे में मालूम है और उनको भी इस बारे में मालूम है कि उनका हित किस में है। तो लोग अपनी राय एक केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह दे कि साहब आप राय मत दीजिए, ये तो अपने हर आदमी अपनी राय रखेगा। और राय क्या आती है वो कोई मैंडेटरी कोई कानून तो है नहीं, राय सब अपने रखने का अधिकार सबको है, सब लोग अपनी स्वतंत्र राय देंगे। महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई ये हक नहीं कि अपनी बात को सबके ऊपर थोपे। ये कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हक नहीं है, वो कोई पैगंबर नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पैगंबर की शिक्षाएं जो हैं वो सर्वकालिक हैं, सर्वदेशी हैं और सभी धर्म के लोगों को, जो विभिन्न धर्मों में जो पैगंबर हुए, जो इस कोर्ट को हुए, जिनको हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं और इस्लाम में कासिम रसूल इलियास साहब, जिस तरह से श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि लोग अब जो है तालीम याफ्ता हो रहे हैं, बाशऊर हो रहे हैं, उनकी जो शिक्षा, क्या इस्लाम ऐसी चीजों की इजाजत देता है कि आप बाशऊर हो गए, अपने हिसाब से दीन और धर्म बना लीजिए? उनकी बात कर रहे हैं श्रीवास्तव जी। सवाल ये पैदा होता है कि यानी जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहा है। क्या हम लोग सब पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या हम लोग सब जाहिल लोग हैं जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं? हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हिंदुस्तान के तमाम उलमा के भाव के हैं, मैंने कहा जो लोग विचारशील हैं, जिनको ये लगता है कि ये तलाक की जो प्रथा है इसमें मुस्लिम महिलाओं का बहुत उत्पीड़न होता है, उनको बहुत तकलीफ, समाज के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वो अपनी राय रखेंगे।
सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी राय रखने के लिए। अब अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कोई राय न दे, तो ये कौन सी बात हुई? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं राय स्वतंत्र राय आने देता? क्यों जब जो मुस्लिम समाज है उसकी राय क्यों नहीं आने देना चाहते? इलियास साहब, 3 तलाक को लेकर इस्लाम में भी मना किया गया है, इस पर जो है सब्र के साथ बात करने की बात की गई है, जहां तक मेरी जानकारी है। 3 तलाक को लेकर इस्लाम क्या कहता है, मजहब क्या कहता है, ताकि चंद्र श्रीवास्तव को भी पता चले कि इस्लाम में 3 तलाक को लेकर क्या कहा गया है। नहीं, अब 3 तलाक की बात कर रहे हैं। इस्लाम ने तो तलाक को ही नापसंद किया है। मसला सिर्फ यानी इस्लाम ने तो शादी के रिश्ते को एक मुकद्दस रिश्ता माना है। ये मियाँ बीवी के दरमियान में एक मीसाक है, जिसे मीसाक गलीज़ पुख्ता अहद कहा गया है। और ये कहा गया कि आप देखिए कुरान मजीद की तालीमात को देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखिए, उसमें तलाक को नापसंद करार दिया गया है, नाखुशगवार करार दिया गया है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में तलाक के इस्तेमाल की इजाजत दी है। जब ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाए, शादी चल नहीं सके, एक दूसरे के लिए जिंदगी जहन्नुम बन जाए, तो उस वक्त तलाक की बात कही गई है। ऐसा है कि तलाक को खुद डिस्करेज करता है इस्लाम, और जो प्रोसीजर कुरान ने बताया है तलाक का, वो उसमें कई बार सोचने का, रीथिंक करने का वेटिंग पीरियड देता है, मौका देता है। 3 तलाक का जो इशू है वो हम तो ये बात कर रहे हैं आपसे कि इस्लाम तो तलाक ही के हक में नहीं है। इस्लाम तलाक को नापसंद करा देता है। वो चाहता है कि तलाक बिल्कुल उस वक्त दी जाए जब कोई रास्ता बाकी ना रहे जिंदगी को चलाने का। और अब रहा मसला 3 तलाक का, सवाल ये पैदा होता है कि आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं। मसला ये है कि 3 तलाक के बारे में हमारे मुल्क में 2 राय पाई जाती है। पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में 2 राय पाई जाती है। एक राय वो है जो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली 4 मसलों की राय है कि अगर किसी शख्स ने तीनों ऑप्शन को एक बार में एग्जॉस्ट कर लिया तो वो खत्म हो गए। लेकिन अहले हदीस और शिया हजरात की राय ये है कि नहीं, एक मजलिस में अगर 3 तलाक दी गई तो वो काबिल अमल नहीं होगी, बल्कि एक ही शुमार होगी। ये दोनों राय पर मिल्लत का तामुल है। मिल्लत जो है इस पे अमल कर रही है। इसमें कोई परेशानी हमको 14 साल में कभी नहीं आई है, तो आज अचानक कहां से परेशानी आ गई है? आइसोलेट। देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो तलाक और 3 तलाक की बड़ा इतना हंगामा किया जा रहा है, आप स्टैटिस्टिक उठाकर देख लीजिए, दादा शुमार सबसे कम रेशो अगर तलाक का किसी समाज में है तो मुस्लिम समाज में है। 3 तलाक की बात तो बहुत दूर में है। मेरी फैमिली में, मेरे अपनी फैमिली में, मेरी वाइफ की फैमिली में एक इंस्टांस नहीं है तलाक के ऊपर में, एक वाकया नहीं है तलाक के ऊपर में। तो ये तो एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ब्लो करने की कोशिश की जा रही है। ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी तफसील से इस पूरे मुद्दे पर बात की। हमारे पास यहाँ पर एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मामले पर क्यों वाविला है, क्यों तकरार हो रही है, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ पूनावाला और चंद्र श्रीवास्तव हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहें। वक्त है एक ब्रेक का। तलाक पर तकरार, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम। हमारे साथ है हरीश चंद्र श्रीवास्तव, तर्जुमान बीजेपी, और शहजाद पूनावाला, कांग्रेस लीडर। शहजाद, जैसा कि अभी कासिम रसूल इलियास ने भी काफ़ी बातें की, कई चीज़ों पर तवज्जो दिलाई। हरीश चंद्र जी, कासिम रसूल इलियास ने सीधे तौर पर कहा कि 371A जो आर्टिकल है उसमें तो आप मिज़ो और नागा ट्राइबल लोगों को सेव करते हैं, उनके कल्चर को, उनके मज़हब को, वो जैसे भी रहना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ आप एक लोगों को 371 की तरफ एक ही तरह से सेव करते हैं और मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया, क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी? नहीं देखिए, बिल्कुल ये जिलानी साहब जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में कोई न कोई भ्रम है, और जो ये सियासतदान लोगों ने डाल रखी है, जो उस परिधि से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप मुझे बताइए, इस मुल्क में मैं 2-3 योजनाओं कुल बात करता हूं कि उज्ज्वला योजना में अगर बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं तो क्या किसी जाति के आधार पर दिए जा रहे हैं? जो भी बीपीएल परिवार हैं सबको मिल रहा है, या मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से रोजगारी के लिए जो रोटी कपड़ा मकान की स्कीम, इस तरह की चीजें आप अलग लाए हैं, जो भी चीजें आप दे रहे हैं वो मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। मजहब यहाँ पर तो आप सीधे कि आपको तलाक कैसे लेनी है, शादी कैसे करनी है, मजहब में कैसे रहना है, आप तो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं ना सीधे। मजहब कोई स्कीम नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि कई चीजें ऐसी हैं
नहीं, मजहब की बात नहीं, यहाँ मजहब कहाँ, मजहब को तो ये लोग जबरदस्ती उसमें लाते हैं। जो बुराई है, जो ईविल्स है, वो बातें सरफेस में आती है और इन्हीं के समाज के लोगों द्वारा आती हैं। आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज जो प्रिंट में, जो समाचार पत्रों में जो प्रतिक्रियाएं आई हैं मुस्लिम समाज के लोगों से, आप उस पर देखिए उठा करके। और जो कोर्ट में लोग जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? तो ये जो इस तरह की बात है, जो सवाल है वो सवाल एड्रेस न हो, उसको दूसरी तरफ घुमा दीजिए, उसका अटेंशन डाइवर्ट करके हर चीज में। लेकिन कासिम रसूल इलियास साहब ने जिस तरह से बातें की, चंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि 3 तलाक बहुत दूर की बात है, 1 तलाक पे भी बहुत सोचने और बहुत मशवरे के बाद आप तलाक देने की है, और उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है 1 तलाक के लिए भी, सारी चीजें खत्म हो जाए तब वो हद आती है तलाक देने की। ऐसे ही 3 तलाक ऐसे ही नहीं मान लिया जाएगा। अगर कोई 3 तलाक एक साथ देता भी है तो उसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि 3 तलाक के लिए जो क्राइटेरिया है वो बहुत मुख्तलिफ है। अगर इसका हाँ, लेकिन अगर उसका पालन हो रहा होता तो वो बुराई के रूप में समाज में क्यों आता? अगर उसका उसी रूप में जिस स्पिरिट में मौलाना साहब ने बताया था, अगर उस स्पिरिट में उसका पालन हो रहा होता तो आज शायद ये सवाल न खड़े होते, आज ये बातें ना आती। श्रीवास्तव जी, शहजाद आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ऐसा है मेरे भाई जिलानी साहब जी, मैं आपको एक आखिरी बात कह रहा हूँ, 20-25 मिनट से मैं रुका हुआ हूँ। मैं एक ही जवाब श्रीवास्तव से चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट शहजाद पूनावाला बतौर एक मुसलमान ड्राफ्ट करके आपको देगा। आप मुझे एक बात कह दीजिए कि ब्राह्मणों को सिर्फ पंडित बनने का हक जो है हिंदुओं में, उसको खत्म करके तमाम मंदिरों में दलितों को पंडित बनाइए। बना सकते हैं क्या? ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते, जातिवाद तो बहुत बड़ी समस्या है, दलित तो उसके खिलाफ बार बार बोल रहा है, और हमारी महिलाओं की समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या इस देश में जातिवाद की है। तो उनको बोलिए कि ब्राह्मणों का हक छीनकर वो तमाम दलितों को भी पंडित बनाए। हाँ, ये इनको बोलिए गौकशी के कानून खत्म करें, गौकशी और बीफ के कानून खत्म। अरे श्रीवास्तव सुन लो, श्रीवास्तव सुन लो, अभी श्रीवास्तव सुन लो, मैं बीच में नहीं बोल रहा था आपके। श्रीवास्तव जी, आप पहले शहजाद का जवाब ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। हाँ, और श्रीवास्तव से पूछिए कि गौकशी और बीफ के कानून तमाम खत्म करने के लिए तैयार है, तो मैं भी बनाता हूँ उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं बना के देता हूँ। उनको पूछिए जरा, ये 2 सवाल पूछिए, अगर इनका जवाब हाँ में है तो हम लोग सब बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसको लागू कराएंगे इस देश में। वरना ये जो 2 मुंह से ये बात कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक बता देता हूँ, सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत अच्छी बात है, पर जब तक उसमें सामाजिक माहौल ठीक से नहीं बनता और जब तक सारे लोग जागरूक नहीं होते, और सिर्फ अपनी पर्सनल माइलेज के लिए इसको मत लाइए, पर जब लोग जागरूक हो जाए तब इसको लाइए। बिल्कुल, जब तक लोग इसको वाकिफ ना हो जाए, शऊर बेदार ना हो जाए, या लोग मान न लें, तब तक इसको लागू नहीं किया। ठीक है, हमारे साथ एक नए मेहमान है मौलाना नूरुर रहमान बरकती, इमाम टीपू सुल्तान शाही मस्जिद। मौलाना की क्या कोई भी मजहब जो है ज़बरदस्ती नहीं करता, और ख़ासकर इस्लाम में कहा गया है कि वो ज़बरदस्ती का मजहब नहीं है। मैंने जहाँ तक ये डिबेट से पहले एक आयत यहाँ पर पढ़ी थी कि लकुम दीनुकुम वलियदीन का एक जिक्र आया था, इसका तर्जुमा भी बता दें, इसकी वजह भी बता दें। देखिए, आपसे मैं ये अलग बात, कनेक्शन नहीं हो सका है जी, मैं अपने ऑफिस में हूँ जी जी, और अब मैं जाता नहीं जल्दी इसको भी हो तो। और ऐसा है कि ये जो तलाक सलासा है जी, इस पर पहली बात तो ये कि तलाक की किस्म कितनी है। एक तलाक रजी है, एक तलाक बायन है, एक तलाक मुगल्लज़ा है, एक तलाक तफवीज़ है। ये तो सिर्फ मुफ्ती ही इस पर बोल सकेंगे जी। बिल्कुल, अब इस पर बोलेंगे श्रीवास्तव जी तो वो क्या बोलते हैं, वो अपने धर्म के बारे में बोले, जैसा सवालात हो रहे हैं वो जवाब दें। मगर वो ये तो पॉलिसी आपको शायद मालूम नहीं है जिलानी साहब, हम लोग तो कर चुके हैं, और 62 में भी और 64 में भी इसका जवाब उलमाए हक्का ने दे दिया, तमाम उलमा ने, और बहस में भी ये लोग हार चुके हैं। क्योंकि ये जो पूरा फार्मूला जो है ये असल में नागपुर का है, ये बहुत दिनों से आज़ादी से पहले से ये लोग कर रहे हैं कोशिश, लेकिन इनका चल नहीं रहा है, क्योंकि इनके यहाँ खुद ही डिवाइड बहुत है। अब इनके यहाँ अभी बात हुई है, सीरर हैं, इनके यहाँ डोम है, चमार हैं,
इनके यहाँ तो इसलिए कास्ट एंड क्रीड है कि ये मुसलमानों को उलझाए रहते हैं। अब आप ये बताइए कि ये रिफरेंडम कराना चाहते हैं तो कश्मीर में क्यों नहीं करा रहे रिफरेंडम, क्या वजह है भाई आप बताइए। अब तलाक़ सलासा पर, तलाक़ सलासा है क्या चीज? तलाक, कोई पागल अगर तलाक दे देगा तो तलाक हो जाएगी, कोई सोया हुआ तलाक दे देगा तलाक हो जाएगी, कोई पीकर इतना मदहोश हो जाए, मुगमा जिसको कहते हैं जी, कि वो नशे की हालत वो बड़बड़ा दे तो तलाक हो जाएगी। ये मसला प्योर मुफ्ती का मसला है जो आलिम दीन है। और जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बाउंड है। ये लोग अहमक है जो कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन है क्या है। अरे भाई आप लाखों लाख का मजमा पाक सर्कस मैदान में हुआ, आपने बाइकआउट कर दिया। आप अपना सब कुछ दिखाते हैं जो तवहुम है, जो बिल्कुल अच्छा है, इस तमाशे को आप दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। और हम मुसलमानों को आप ये चाहते हैं कि ये भी मुसलमान भी जो है वो आरएसएस हो जाए और हमारे हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसा गुलिस्ता है कि यहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं मगर सिर्फ कमली खुले खिले, ये कहाँ की मानी है? इससे पहले इन्होंने कहा हम कोर्ट मानते हैं, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ देने वाले यानी सीधे तौर पर यकसा सिविल कोड नाफिज होना मुश्किल है और मुसलमान इसकी मुखालफत करेंगे। मौलाना, ये जो सियासत होती है इस्लाम के नाम पे वो ना हो, कभी बर्बाद हो जाएंगे। और ये सब ऐसे मक्कार आए हैं, मीठी बात है इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। और ऐसी तहरीर यानी सीधी तरह से तमाम मकातिब फिक्र यकसा सिविल कोड के खिलाफ है। और 3 तलाक का मसला जिस तरह से पेश किया जा रहा है, इसका एक क्राइटेरिया है इस्लाम में कि तलाक किन हालत में और कैसे दी जाए और कैसे कबूल की जाए। इसको ऐसे ही ज़बरदस्ती किसी भी खातून पर थोपा नहीं जाएगा। इस्लाम ने इसकी तमाम तालीमात रखी हैं। लेकिन लॉ कमीशन, सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच आगे जाकर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली सूरत होगी। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। तलाक पर तकरार में इस वक्त है एक ब्रेक का। नाज़रीन, आप देख रहे थे तलाक पर तकरार। लॉ कमीशन, सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपने आपस में आमने सामने है। लेकिन एक बात ये हवाला दिया जा रहा है कि दफ़ा 25 के तहत मुल्क के हर शहरी को अपने मजहब पर कायम रहने और उस पर अमल करने का पूरा हक हासिल है। लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल बन रहा है, इसका कानूनी तौर पर आगे क्या अंजाम होगा, ये देखने वाला रहेगा। बहरहाल तलाक पर तकरार में आज इतना ही। आदाब।